नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नॉन फंजिबल टोकनों यानी एनएफटी का एक मानक मूल्य होता है जो इसके बदले विनिमय की गई वस्तु के लिए प्रदान किया जाता है। 2. नॉन फंजिबल टोकनों को छोटे मूल्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है और इसका समान मूल्य के लिए विनिमय नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इनका विचार आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। 2. इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर भारत के संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। 3. ये प्रकृति में वाद योग्य नहीं है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग का प्रभाव माना जा सकता है? 1. भूक्षरण, 2. भूस्खलन, 3. कार्बन श्रृंखला का टूटना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव का एक अहम गुण विद्युत का अच्छा चालक होना और ऊष्मा का कुचालक होना है। 2. इसमें वह प्रक्रिया शामिल है जिसके द्वारा ऊष्मा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक वित्तीय जांच एजेंसी है। 2. यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी FEMA को लागू करता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक त्रिपक्षीय अभ्यास है। 2. इस वर्ष अभ्यास का 6ठा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, डोनबास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आज़ोव सागर इसे क्रीमिया से अलग करता है। 2. यहाँ कोयले के समृद्ध भंडार हैं। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसे कैदियों के उपचार के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानक न्यूनतम नियम के रूप में भी जाना जाता है? इसका सही जवाब था मंडेला नियम। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन भाषा आंदोलन के पहले शहीद हैं? इसका सही जवाब था रफीकुद्दीन अहमद। डोमिनिकन गणराज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कैरेबियन सागर में ग्रेटर एंटिलस श्रृंखला का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। 2. कॉर्डिलेरा सेंट्रल को हैती में मासिव डू नॉट के रूप में जाना जाता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था दोनों 1 और 2। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत की सांस्कृतिक कूटनीति के क्षेत्र में काम करने वाला भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। 2. इसकी स्थापना 1950 में स्वतंत्र भारत के पहले संस्कृति मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। 3. गिसेना बॉन पुरस्कार को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने स्थापित किया है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR द्वारा दिल्ली में 23 से 25 फरवरी तक एक शिल्प प्रदर्शनी और मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। यह अन्य देशों और उनके लोगों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान के जरिए भारत की सांस्कृतिक कूटनीति के क्षेत्र में काम करता है। अतः कथन 1 सही है। इसकी स्थापना 1950 में स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। अतः कथन 2 सही नहीं है। ICCR को 2015 से भारतीय मिशनों या पोस्टों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की सुविधा प्रदान करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
ICCR ने कई पुरस्कारों को स्थापित किया है, जैसे कि विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट अवार्ड, विश्व संस्कृत पुरस्कार, विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार, गिसेला बॉर्न पुरस्कार आदि। अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, खबरों में चर्चित अंगड़िया सिस्टम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण की जनजातीय विधि, समानांतर बैंकिंग प्रणाली, कृषि की विधि या फिर बच्चों के लिए ग्रामीण डे केयर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समानांतर बैंकिंग प्रणाली। दक्षिण मुंबई के अंगड़ियों और उनके कर्मचारियों से लूटपाट व जबरन वसूली के आरोप में मुंबई पुलिस के 3 पुलिस वालों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अंगड़िया प्रणाली देश में 1 शताब्दी पुरानी समानांतर बैंकिंग प्रणाली है। इस प्रणाली में व्यापारी आमतौर पर एक व्यक्ति के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य में नकद भेजते हैं। मुंबई सूरत मार्ग में आभूषण व्यवसाय में इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। आमतौर पर गुजराती, मारवाड़ी और मालबारी समुदाय इस व्यवसाय में शामिल होते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, समानांतर बैंकिंग प्रणाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन अक्षय ऊर्जा और इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग करके पानी को स्प्लिट करके किया जाता है। 2. ग्रे हाइड्रोजन को मीथेन से उत्पन्न किया जाता है और यह वातावरण में ग्रीन हाउस गैस छोड़ता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अक्षय ऊर्जा और इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग करके पानी को स्प्लिट करके ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। ब्लू हाइड्रोजन लो कार्बन फ्यूल के रूप में जाना जाता है। यह जलवायु परिवर्तन में योगदान देने वाले एमिशंस को कैप्चर करती है और उन्हें भूमिगत स्टोर करती है। अतः कथन 1 सही नहीं है। ग्रे हाइड्रोजन को मीथेन से उत्पन्न किया जाता है और यह वातावरण में ग्रीन हाउस गैस छोड़ता है। अतः कथन 2 सही है। भारी वाहनों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन उपयुक्त है। कृषि अपशिष्ट और बायोमास से उत्पन्न ग्रीन एनर्जी के उपयोग से देश भर के किसानों को लाभ होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए PM केयर्स योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस योजना के तहत सभी पात्र बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा। 2. वित्त मंत्री PM केयर्स फंड के सदस्य हैं। 3. PM केयर्स फंड में योगदान कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यय यानी CSR के रूप में किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के लिए PM केयर्स योजना को 28 फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया है। जिन बच्चों ने कोविड की वजह से अपने माता पिता को खो दिया हो, वे इस योजना के पात्र होंगे। सभी पात्र बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य बीमा कवर 5 लाख रुपए का होगा। जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता, तब तक प्रीमियम राशि का भुगतान PM केयर्स द्वारा किया जाएगा। अतः कथन 1 सही है। PM केयर्स फंड एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। इसके अन्य सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं। अतः कथन 2 सही है। PM केयर्स फंड में योगदान कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यय यानी CSR के रूप में किया जा सकता है। अतः कथन 3 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, विनियमन समीक्षा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। 2. यह नियामक निर्देशों को सुव्यवस्थित करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर विनियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने आदि जैसे विषयों पर केंद्रित है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। विनियमन समीक्षा प्राधिकरण यानी RRA 2.0 ने सिफारिशों के दूसरे चरण में अतिरिक्त 100 परिपत्रों को वापस लेने का सुझाव दिया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 1999 में एक विनियमन समीक्षा प्राधिकरण की स्थापना की थी। इसकी स्थापना जनता, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर रेगुलेशन, सर्कुलर्स, रिपोर्टिंग सिस्टम की समीक्षा के लिए की गई थी। अतः कथन 1 सही नहीं है। यह नियामक निर्देशों को सुव्यवस्थित करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर विनियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने आदि जैसे विषयों पर केंद्रित है। अतः कथन 2 सही है। यह विनियमित संस्थाओं से फीडबैक प्राप्त करने का भी काम करता है। विनियमित संस्थाओं में वाणिज्यिक बैंक, शहरी सहकारी बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, दहला बांध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अर्घनदब नदी पर बना है। 2. इसका निर्माण भारत ने अफगानिस्तान में कराया है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने पेरिस में अपने फ्रांसीसी समकक्ष के साथ अफगानिस्तान की स्थिति सहित अन्य कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की है। दहला बांध को अर्घनदब बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह अर्घनदब नदी पर बना है। अतः कथन 1 सही है। यह अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के शाहवली कोट जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1952 में अमेरिका द्वारा किया गया था। अतः कथन 2 सही नहीं है। अफगानिस्तान में भारत द्वारा बनाए गए बांध हैं काबुल नदी पर शहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता, सलमा बांध, अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक ट्रिपल जेट लड़ाकू विमान है जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर और शोर बेस से संचालित किया जा सकता है। 2. राफेल को 2004 में फ्रांसीसी नौसेना में शामिल किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत और फ्रांस के बीच मजबूत सहयोग के रूप में राफेल परियोजना पूरी हो गई है। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट एक ट्विन जेट लड़ाकू विमान है जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर और शोर बेस से संचालित किया जा सकता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। राफेल को 2004 में फ्रांसीसी नौसेना में और 2006 में फ्रांसीसी वायुसेना में शामिल किया गया था, इसलिए कथन 2 सही है। भारत के अलावा मिस्र और कतर ने भी राफेल का ऑर्डर दिया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, मणिपुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत के 3 राज्यों और एक देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 2. यहाँ की लगभग 2/3 आबादी मेईतेई है जो मुस्लिम धर्म से संबंधित है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। विधानसभा चुनाव की वजह से मणिपुर इन दिनों खबरों में है। जान लेते हैं मणिपुर के बारे में। यह भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसकी सीमा उत्तर में नागालैंड, पश्चिम में असम, दक्षिण पश्चिम में मिजोरम और दक्षिण एवं पूर्व में म्यांमार से लगती है। अतः कथन 1 सही है। मणिपुर नाम का अर्थ है लैंड ऑफ जेम्स। इसकी अर्थव्यवस्था कृषि, वानिकी, व्यापार और कुटीर उद्योग पर केंद्रित है। इसकी राजधानी इम्फाल है। यहाँ की लगभग 2/3 आबादी मेईतेई है जिनका संबंध हिंदू धर्म से है। अतः कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, बेलारूस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी सीमा लिथुआनिया, लातविया, रूस और यूक्रेन से लगती है। 2. यह सोवियत संघ में शामिल 3 स्लाव गणराज्यों में सबसे छोटा था। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1, यानी केवल दूसरा कथन सही है। हाल ही में सैटेलाइट इमेज में यूक्रेन की सीमा से लगे बेलारूस के दक्षिणी हिस्से में 100 से अधिक सैन्य वाहनों और दर्जनों सैन्य टेंटों की तैनाती देखी गई। जान लेते हैं बेलारूस के बारे में। यह पूर्वी यूरोप का एक देश है। 1991 में स्वतंत्र होने तक बेलारूस को पहले बेलारूसिया अथवा व्हाइट रूस के नाम से जाना जाता था।
यह सोवियत संघ में शामिल 3 स्लाव गणराज्यों में सबसे छोटा था। अन्य 2 बड़े गणराज्य रूस और यूक्रेन थे। अतः कथन 2 सही है। यह उत्तर पश्चिम में लिथुआनिया और लातविया, उत्तर पूर्व में रूस, दक्षिण में यूक्रेन और पश्चिम में पोलैंड से घिरा हुआ है। अतः कथन 1 सही नहीं है। क्षेत्रफल के मामले में यह यूक्रेन के आकार का लगभग 1/3 है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यूएनएससी की वर्तमान अध्यक्षता चीन के पास है। 2. म्यांमार, अफगानिस्तान और आर्मेनिया कुछ ऐसे देश हैं जिन्हें 1946 के बाद से कभी भी सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में नहीं चुना गया। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। यूएनएससी की बैठक में संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों ने यूक्रेन के 2 प्रांतों को अलग अलग गणतंत्र के रूप में मान्यता देने के रूस के फैसले की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। इसमें 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। प्रत्येक सदस्य का 1 वोट होता है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत सभी सदस्य परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। यूएनएससी की वर्तमान अध्यक्षता रूस के पास है। अतः कथन 1 सही नहीं है। म्यांमार, अफगानिस्तान और आर्मेनिया कुछ ऐसे देश हैं जो 1946 के बाद से कभी भी सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में नहीं चुने गए हैं। इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अंतिम प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण होता है। 2. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की असंबद्ध बस्तियों को 12मासी यानी ऑल वेदर सड़क नेटवर्क प्रदान करना है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। बीते 6 सालों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 3 लाख किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की असंबद्ध बस्तियों को 12मासी यानी ऑल वेदर सड़क नेटवर्क प्रदान करना है। अतः कथन 2 सही है। पहले यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना थी, लेकिन 2015-16 से 60-40 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकार वित्त पोषण करती है। अतः कथन 1 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति यानी NMMSS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह 2008 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 2. इस योजना के तहत केवल केंद्रीय विद्यालय और आवासीय विद्यालयों के छात्र ही छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।